हेलो विकी। हेलो। हाँ कृष्णा, एक मिनट। हाँ, तो हम अपने तमाम सुनने और देखने वालों को अपनी एक और अपनी पॉडकास्ट बस्से में वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ बहुत स्टीम गेस्ट हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया है। इनका नाम कृष्णा कुमार है। इन्होंने यूएसए में ज्वाइन किया है और ये अभी माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है और पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, सिंध कराची से। तो कृष्णा कुमार, फ्लोर इज ऑल योर्स। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं कि क्या है, आपने कैसे जो है वो कहा, आपने स्टार्ट कैसे किया और कहाँ जो बेसिक एजुकेशन है उससे, और आपने जो है वहाँ पर यूएस में क्या, यूएस में कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने बैचलर्स की। हेलो विकी। मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मैं कराची पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग कराची ग्रामर स्कूल से की थी, जहाँ पे मैंने अपना ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया था। इसके बाद फिर मैं यूएस में गई थी फॉर अंडरग्रेड हम्म, कंप्यूटर साइंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमर्स में। हम्म, एंड देन अभी आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट। हम्म, सही। तो कराची से जो है आपने ए लेवल कंप्लीट किया था, जी। कौन से स्कूल से, या कौन से, या स्कूल या कॉलेज जो भी ए ए लेवल के लिए होता है। जी जी जी। सो वही कराची ग्रामर स्कूल से मैंने अपना ओ लेवल्स और ए लेवल्स वहीं से किया था। अच्छा, वहां से किया था। हम्म। तो जब आप यूएस जा रहे थे तो वो यूएस ही आपने क्यों चूज किया कि मुझे यूएस जाना है, और फिर आपने जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड है उसी को क्यों चूज किया ना, उसके हम्म। पीछे क्या फैक्टर्स है। हाँ। सो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया। तो हम्म, वो मेरा पहला थॉट नहीं था। हम्म, एंड मुझे बहुत मैथ में इंटरेस्ट था एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट था। हम्म, तो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या सब्जेक्ट्स लिए थे ए लेवल्स में। हम्म, तो मैंने मैथमेटिक्स लिया था, फर्दर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो मेरे हम्म, लिए ऐसा था कि मैं एलिमिनेशन के हिसाब से मैं जा रही थी। हम्म, एंड मैंने कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इवन दो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आई डेंट सी एनी प्रोस्पेक्ट्स इन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री फॉर मी जो मेरे लिए फिट करते हो। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीएस हम्म, में। और सीएस की काफ़ी डिमांड भी है, तो इसलिए आई वाज लाइक कि मैं इसलिए मैंने सीएस चूज़ किया था। एंड हम्म, देन दूसरी रीज़न यूएस क्यों चूज़ किया वो इसीलिए क्योंकि अगेन टेक फील्ड में वहाँ पे बहुत जो है ना हाई डिमांड है। एंड अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी, एंड ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। काफ़ी एडवांस रिसर्च भी होती है। हम्म, एंड इन जनरल आई वांटेड टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट कल्चर। तो एक हम्म, वो भी अच्छा एस्पेक्ट था। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ पर ऑल्सो आपकी जो कल्चरल ग्रोथ होती है वो उसमें भी आपको एक एक हम्म, डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है। एंड आई फील लाइक इट्स अ गुड जर्नी। इवन हाँ, इवन अगर आप भले बाहर रहने का लाइक डिसाइड ना भी करो, फिर भी आप जो है ना एज अ पर्सनल ग्रोथ, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। हाँ। तो हम अभी वेलकम करेंगे, हमारे साथ दो पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया और हम इनको भी मौका देंगे कि ये जो इनके क्वेश्चन है ये पूछ सकें। हमें एक खालिद ने ज्वाइन किया और फ़हीम ने ज्वाइन किया है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा जो है पॉडकास्ट को, मैं आपके थोड़ा सा जर्नी को पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद इनके भी क्वेश्चंस हम पूछेंगे। तो एक ये बात बताएं कि जब आपने जो जैसे बताया कि मैथ्स और आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया, ये कितना इम्पोर्टेंट है ना, जो अब जब आप एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में आते हो, कोई भी फील्ड में जाते हो, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आपके जो मैथ्स के स्किल्स हैं और जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, शार्पन होने चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन जनरल क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो इवन दो हम्म, अगर आपके स्किल्स बहुत लाइक अगर आप बिकॉज आप हर इंसान एक डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है, तो इवन अगर हम्म, आप अपने टॉप नॉच लेवल पे अभी नहीं है, जस्ट हैविंग दैट क्यूरियोसिटी एंड ग्रोथ माइंडसेट, तो आई फील लाइक उससे आप
हमेशा सीखते रहना और हम्म, फिर प्रॉब्लम्स को टैकल करना आई फील लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म, तो एंड इन टर्म्स ऑफ जो आपने पूछा, मैथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगेन जस्ट हैविंग दैट क्यूरियोसिटी जहाँ आप प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड लाइक जो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढो, सॉफ्टवेयर्स बनाओ एंड ये सब। तो हम्म, yes, so more than skills I would say just having that mindset is more important. हम्म। um सही, तो यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और वो जो है वो आपको हेल्प करते हैं आपके करियर में, तो वो आपके पास एक अच्छी जो है वो होना चाहिए आपको शुरू से इस फील्ड में आने के लिए। तो mhm, ये जो इस आपने जब यूनिवर्सिटी में भी बताया कि आपने यूएस में जैसे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की, तो वो ही जो आपके जो स्किल्स थे उन्होंने आपको हेल्प किया उस ग्रेजुएशन में। mhm, और आपका अब मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ सकता हूँ क्योंकि आपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से नहीं पढ़ा हुआ। mhm, तो यूएस में आप ये बताएं कि जो ग्रेजुएशन जैसे आपने की है उसमें उसमें आपने जैसे बेसिक जैसे यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में मैं आपको बता सकता हूँ हमारे ऊपर ये होता है कि सब्जेक्ट्स हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फिर वहाँ पर बेसिकली ये होता है कि आपके एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली जो प्रैक्टिकल है वो कम है और आपके एग्जाम्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें भी ये होता है कि आप जो याद करके जो आपके सवाल होते हैं आप काइंड ऑफ मेमोराइज करते हैं और उनको जो है वो आंसर करते हैं। तो यूएस में क्या डिफरेंस है इसमें ना, एजुकेशन सिस्टम में, जब आपने वहाँ पर जो ग्रेजुएशन की उसमें क्या आपको नजर आया कि ये डिफरेंट था और ये इसने मुझे इम्प्रूव की, मेरी और भी ज्यादा जो है वो स्किल्स को इम्प्रूव किया। हाँ, मैं कहूँगी एक मिक्स रेंज ऑफ टेस्टिंग सिस्टम होता है। तो ना सिर्फ एग्जाम्स होते हैं, सारा वेटेज सिर्फ एग्जाम्स की तरफ नहीं होता। तो वो थ्रू आउट दी सेमेस्टर जो आप चीज़ें करते हैं, जो सीखते हैं, तो वो उनको अच्छे से डिवाइड अप करते हैं ऐसे कि सिर्फ आपके ऊपर सारा एग्जाम प्रेशर नहीं हो कि अगर हम्म, आपका एक बुरा दिन हुआ एंड उसकी वजह से अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता तो सारा प्रेशर उस पर नहीं होता। तो जैसे आपके assignments होते हैं, homeworks, projects, and I feel like CS में because more than exams, projects help करते हैं। तो वो आपकी बिल्कुल hands on learning test करते हैं। So I think इस वजह से because जिस तरीके से वो structured है and divided है, हम्म, um, I would say I had a good experience in the हम्म, US learning CS. हम्म, And हाँ, again, as you said, I can't speak much about हम्म, how Pakistani universities are structured. हम्म। तो यानी कि जो मैंने इस डिस्कशन से जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस है और वो Mhm. एक होना भी चाहिए, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑन कंप्यूटर साइंस फील्ड एज वेल। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपको जो है वो आपके करियर को बिल्ड करने के लिए। और इसमें जब ग्रेजुएशन करी थी तो आपके माइंड में था कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाना है, या ये जो जर्नी ये कहाँ से स्टार्ट होती है ना? हाँ, so मैं जब अपने sophomore year थी college के, so which is second year of college, तो I was applying for internships and मैंने ऐसे ही कुछ companies में apply किया था and one of them was Microsoft। तो फिर मुझे उनसे इंटरव्यू कॉल आया एंड मेरा वो पूरा प्रोसेस था उनके साथ एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम देम। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इंटर्निंग फॉर देम। तो मैंने उन सोफोमोर ईयर के समर में उनके साथ इंटर्नशिप की थी। आफ्टर द इंटर्नशिप मुझे जूनियर ईयर के समर के लिए रिटर्न ऑफर मिली थी फॉर एन इंटर्नशिप। एंड उस इंटर्नशिप को भी कंप्लीट करने के बाद फिर सीनियर ईयर में मुझे उन्होंने रिटर्न ऑफर दी फॉर अ फुल टाइम पोजीशन एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू जॉइन माइक्रोसॉफ्ट। एंड जब हम अपने सीनियर में थे तो आई गेट लाइक ऑब्वियसली इवन इवन दो यू गेट अ रिटर्न ऑफर, जरूरी नहीं है आप उस कंपनी के साथ जाएं, आप दूसरी कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट द रीजन व्हाई आई चोज माइक्रोसॉफ्ट इज बिकॉज मुझे उनका वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगता है। दे ऑल्सो हैव दिस ग्रोथ माइंडसेट और ये सब, एंड विच आई फील लाइक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन एनी फील्ड की ग्रोथ में, ना सिर्फ सीएस के लिए। तो कि अगर आपको सब कुछ अभी नहीं आता दैट्स फाइन एंड आप हमेशा सीखते रह सकते हैं एंड जस्ट हैविंग दैट क्यूरियोसिटी माइंडसेट, जैसे मैंने पहले भी बोला, इन जनरल आई वुड से सीएस में for success I feel like it's very important and yes, always growing. हमें अरसलान और समीर ने भी ज्वाइन किया है, तो हम अभी थोड़ा सा चल रहे हैं उस पर जर्नी पर, फिर हम ओपन कर देंगे ताकि वो भी जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ सकें।
हम तो हमने अब ये डिस्कवर किया कि इंटर्नशिप से आपने स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट में, एंड देन आपको नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ईयर जो आपका था उसमें भी मिली, एंड देन उन्होंने फिर आपको ऑफर किया। तो ये जो इंटर्नशिप का जो वहाँ पर जो क्राइटेरिया है माइक्रोसॉफ्ट का, वो जो टेस्टिंग जो वहाँ पर टेस्ट होता है और जो इंटरव्यू होते हैं, वो क्या इजी है या वो टफ है? हाँ, सो आई वुड से सब्जेक्टिव है। एंड मैं आपको आई कैन मतलब मैं आपको स्टेप्स बता सकती हूँ कि क्या होते हैं। हम्म, तो जब मैंने अप्लाई किया था, हम्म, एंड पहले जब वो अपने एप्लीकेंट्स को स्क्रीन करते हैं, सो दे ईमेल देम विद एन इंटरव्यू डेट एंड ऑल। तो उसमें पहले क्या होता है, एक इट्स अ मिक्स ऑफ बिहेवियरल एंड टेक्निकल इंटरव्यूज। तो हम्म, उनके कुछ राउंड्स होते हैं। मेरे 2 राउंड्स में थे। तो पहले राउंड में वही था, एक ही इंटरव्यूअर था, एंड इट वाज अ मिक्स ऑफ बिहेवियरल एंड टेक्निकल इंटरव्यू। तो बिहेवियरल क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, दे जस्ट टेक अ सेंस ऑफ के क्या आप टीम बेस्ड एनवायरनमेंट में वर्क कर सकते हैं, विच इज आई फील लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीएस में इन जनरल, टीम के हम्म, साथ काम करना। क्योंकि इवन दो अगर आप इंडिविजुअली लाइक आप मे भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली अचीव कर सकते हो, बट जब आप कंपनीज में काम करते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सब एक साथ जो है ना अच्छे से काम करें, लाइक कंपनी को आगे बढ़ाएं, इन माय ओपिनियन। सो वही तो बिहेवियरल क्वेश्चंस कुछ इसी पैटर्न और इसी स्ट्रक्चर पे डिजाइन होते हैं। एंड देन टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं जिसमें वो आपकी ज़्यादा नॉलेज जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं अपने यूनिवर्सिटी में, और हम्म, उस हिसाब से वो उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अ, 2 कोर्सेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो काफ़ी हाईलाइटेड भी होते हैं फॉर हम्म, एनी इंटरव्यू, वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो उनकी उनके रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। हम्म, एंड डिपेंडिंग ऑन आप कौन से ईयर में आप अप्लाई करते हो, जैसे जितना आप जल्दी कॉलेज से आप अप्लाई करते हो ना, उतने ईजी आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग आई वुड से कि कुछ कंपनीज काफ़ी काफ़ी तो नहीं, कुछ कंपनीज होती हैं जो फ्रेशमैन ईयर मतलब अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। तो काफ़ी हम्म, लोगों को लगता है कि हम जब जूनियर ईयर में पहुंचेंगे अपने थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में, तब हम जो है ना इन चीज़ों के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम्म, अब हम करीब आ गए हैं जॉब लेने के लिए। हाँ, बट मैं कहूँगी कि कंपनीज प्रेफर कि आप उनके पास बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से जाएं। जाओ। वो आपको ट्रेन करते हैं, जब वो आपको ट्रेन करते हैं, then आप जब वापस कॉलेज में जाते हैं, आप वही कोर्सेज लेंगे जो आपको लगता है कि ओ इस मेरी इस पोजीशन के साथ या इसके साथ अलाइन करेंगे। तो टेक्निकली वो आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जब आप ग्रेजुएट करके उनके पास जाते हो, तो दे गेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो यस। हाँ हाँ, सही। तो ये एक अच्छी एडवाइस आपने दी कि आप जो है वो अर्ली ऑन जो है वो एप्लीकेशन सेंड करना शुरू कर दें, ताकि वो आपको नॉट ओनली कि वो आपको हेल्प करेगा, बट वो आपका एक काफ़ी जैसे आप लेटर ऑन जब जाएंगे तो वो आपसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा वो प्रोसेस। तो इट्स बेटर तो वो पहले किया जाए। यस। तो ये तो अभी जब आप माइक्रोसॉफ्ट में हैं, तो अभी आप माइक्रोसॉफ्ट के किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे सो मैं अजूर एंड एसक्यूएल में काम कर हैं? रही अजोर और एसक्यूएल में, और हूँ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें? So, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपकी कपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड मेरी जो है वो यही है कि जो हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसके कुछ फीचर्स पे काम करना, एंड देन अगेन जो कस्टमर इश्यूज होते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं या जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उनके रिलेटेड अगर कुछ कस्टमर इश्यूज होते हैं, तो हम्म, उनको सॉल्व करना, उनको फिक्स करना, एंड देन यस। हम्म, अच्छा, सही। तो ये आपकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और अभी तो ठीक है कि आपने अभी जैसे स्टार्ट किया है, तो अब मैं ये है कि फ्लोर ओपन कर रहा हूँ अपने पार्टिसिपेंट के लिए, ताकि उनके पास जो क्वेश्चंस है वो पूछे, बाद में हम फिर दोबारा अपने क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्योंकि अभी मैं कैमरा नहीं देख सकता हूँ, तो मैं जिनको क्वेश्चंस है वो अपना माइक अनम्यूट कर लें और पूछ सकते हैं। अ, हम खालिद के साथ जाते हैं पहले। खालिद, क्या आप हमें सुन रहे हैं? हाँ, हेलो। यस। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। खालिद, आप पूछें, आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आपका कोई है तो। सो फार तो
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी डिस्कशन हुई वो काफी क्लियर थी, और जो मेरे जहन में क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी आपने पूछ लिए कि प्रोसेसेस क्या है, और माइक्रोसॉफ्ट में कैसे प्रोसेस होते हैं इंटरव्यू वगैरह के। तो आई हम्म, थिंक अभी तक तो सच कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे होगा मैं पूछ लूँ। ओके ठीक है। तो हम मूव ऑन करते हैं। हम जाते हैं फ़हीम के पास। फ़हीम, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट कर लें माइक को और फिर। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी। जो बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे मतलब पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का आइडियल वो सर्विसेज हैं, सारी चीजें आप उसके अंदर काम कर रहे हो। तो उसके वर्क कल्चर और वहाँ पे काम का जो जिस तरह से एक हम बीइंग अ डेवलपर हम स्टक हो जाते हैं चीजों के अंदर। तो उनको हेल्प आउट करने के या उसको आपको रिसर्च करने के लिए या R&D करने के लिए कुछ उनका प्रोसेस होते हैं, या आपको टाइम देते हैं, या कोई आपके सीनियर्स वगैरह वहाँ पे उसको लीड करते हैं, गाइड करते हैं? थोड़ा इसके बारे में आप हमें गाइड करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगेन अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो एक तो उन काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उनके आप लाइक उनको गो थ्रू करके आप जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पर अगर वो वर्क नहीं करता तो वहाँ पे जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं वो आपके आपके साथ होते हैं, जैसे मैनेजर्स और ये। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमेशा अपने सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हैं, एंड देन वो फिर आके जो है ना आपको लाइक वही ट्रबल शूट करते हैं, बिकॉज उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और ये सब। तो वो आपको हेल्प करते हैं टू सॉल्व द इशू। और हाँ, तो लाइक अब कोई भी प्रॉब्लम होता है हमेशा कोई ना कोई होता है, एंड अगर सीनियर इंजीनियर से किसी चीज़ पे उनको कोई मसला होता है तो वो भी अपने सीनियर्स पे पे रिलाई करते हैं, एंड देन उनको हेल्प मिल जाती है। तो वही हम्म, अगर आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत होती है इन टर्म्स ऑफ दैट, माइक्रोसॉफ्ट का ये काफ़ी अच्छा कल्चर है I would say। सही। अच्छा, इसके एज अ डेवलपर आप वहाँ पे या कोई बंदा होता है तो उसको लेट्स से कि अभी एसक्यूए के अंदर है, अगर वो लेट्स से कि उसको डेवलपमेंट की फील्ड अच्छी लगती है एंड ही वांट टू बिकम अ डेवलपर, तो वो क्या वहाँ पे डिपार्टमेंट स्विच कर सकता है? उनके अंदर होती है कि वहाँ हाँ। पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डिपार्टमेंट स्विच करने का? हाँ, तो वही जो वहाँ पे जो विद इन कंपनी है, एंड काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के भी विद इन जो मोबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वो चाहते हैं कि अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो वो अपना टैलेंट ना लूज करें। तो इवन तो अगर आपको लगता है कि इस रोल में अभी आप जो है ना इतनी ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, एंड आपने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर लिया है लेट्स से। तो अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना है या किसी और टीम के साथ काम करना है, आप इंटरनली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल उनकी मोबिलिटी होती है। तो हाँ, एंड वो इंटरनल ट्रांसफ़र का प्रोसेस या इंटरनल एप्लीकेशन का प्रोसेस काफ़ी इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल एप्लीकेशंस थोड़ा इजियर होता है, एंड ज़्यादा स्मूथ होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटरनली आप दूसरे टीम्स के मैनेजर्स को शायद अगर अगर आप जानते हैं या आपके मैनेजर किसी और मैनेजर को जानते हैं, तो वो एक तो आपको रिकमेंडेशन जो आपको अगर आपका मैनेजर आपको रेकमेंड करता है तो वो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आई वुड से कि इंटरनली प्रोसेस स्मूथर होता है। अब हम समीर फ़हीम, अब हम समीर को कहते हैं। समीर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। हेलो समीर। समीर लगते हैं कि उन्होंने हमें पता नहीं सुन पा रहे या नहीं, हैं तो सही लेकिन उन्होंने अनम्यूट नहीं किया। तो हम आसिफ के पास जाते हैं। आसिफ, आपके पास कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ। हेलो। हेलो, जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है आसिफ। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आप पूछें सवाल। हेलो। जी, मेरा सवाल ये है कि आर्काइव एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। जी, मेरा सवाल ये है कि आर्काइव एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के हवाले से हम कैसे जो है ना वो एडमिशन वगैरह ले सकते हैं मास्टर्स के लिए? आपका सवाल है, अच्छा, मास्टर्स प्रोग्राम से रिलेटेड जो है कि आर्काइव्स और उसमें रिकॉर्ड जी मैनेजमेंट जी जी में। जी।
उसमें ये है जी कि जी 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 कृष्णा, बिल्कुल। अगर आप कुछ इसमें हाईलाइट कर सकते हैं तो कर लें, तो वरना जैसे। हाँ, अगेन क्योंकि मैंने मास्टर्स के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है और मैं अभी तक मास्टर्स नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बट विकी, अगर आपको ये क्वेश्चन लेना है तो हाँ, जनरली वो ये है कि जैसे यूएस की डिग्रीज प्रोग्राम्स के जैसे होते हैं वेबसाइट्स वगैरह, उनमें आपके पास आते हैं ना डिफरेंट ये जो आते हैं, और उस पर हमने एक दो प्रोग्राम्स जी भी किए हुए हैं वैसे की पॉडकास्ट में ना, कि कैसे उनके जो है वो स्टार्ट होते हैं, इवन स्कॉलरशिप्स पर भी ना। तो अगर हमारे वहाँ पर जी अगर जी से आप चैनल पर जाएंगे वहाँ पर भी हैं, और अगर से इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप वहाँ पर हमसे पूछें, वहाँ पर वजह पर आप चैनल पर अगर से आप पूछेंगे तो हम ज़्यादा डिटेल आपको बताएंगे। और हमने उसमें प्रोग्राम जी किया हुआ है कि कैसे यूएस की स्कॉलरशिप्स फुल ब्राइट वगैरह होती हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, और उनके क्या होते हैं, आपको कैसे फॉलो करना है। और अगर से मैं उसमें जी कहूँ तो हमारा एक पॉडकास्ट है जिसमें हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था लीमो के साथ, वो वहाँ पर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर गए थे, तो अगर से आप उनकी देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि क्या हो सकता है ना उसमें ना, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है। जी 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 तो जी। वो तो फिर वो कौन सा चैनल? यही वसजे का चैनल है हमारा, यहाँ पर जहाँ पे ये पॉडकास्ट अपलोड होगी। आप आपको लिंक वैसे जी वहां जी से मिला होगा ना, कि आपको जो लिंक मिला होगा वो आपको एक किसी ग्रुप से मिला होगा जिसमें वसजे का लिखा हुआ होगा ना, तो उसका हमारा यूट्यूब का चैनल है, जी उस जी पर जी जी। वीडियो है ना, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है ना। ठीक है। ओके ओके। ओके मैं ओके आपको म्यूट ओके। करता थैंक यू हूँ। ओके। ओके। थैंक यू सो समीर, आप आ सकते हैं अभी, आपके पास कोई क्वेश्चन है? हमारे पास हमारे साथ रफीक भी हैं, तो रफीक आपके पास कोई क्वेश्चन? हेलो। जी समीर। हाँ समीर, चलें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। My question is that is there what is the scope of data science? I am in the first year of data science in Fast University Karachi campus. हम्म, हम्म, आप डेटा साइंस यूनिवर्सिटी डेटा साइंस करें, कौन सी यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी का नाम क्या बताया? मैं फास्ट यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। हाँ, फास्ट यूनिवर्सिटी में हैं आप, तो आप जो हैं वो फास्ट यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस। हाँ, तो आप मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं? नहीं, मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, अभी अच्छा, सही। फर्स्ट ईयर में हूँ। तो कृष्णा, इस पर हाईलाइट करो कि माइक्रोसॉफ्ट में डेटा डेटा साइंस पर क्या हो रहा है और क्या स्कोप है, और हम्म, और इसको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट तक ना लिमिट रखना, इसको यूएस के बारे में भी बताना कि यूएस में डेटा साइंस पर जो है हाँ। वो क्या क्या काम हो रहा है ना। हाँ, सो अगेन डेटा साइंस हर कंपनी में आपके पास जो रोल्स होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका स्कोप आई वुड से काफ़ी अच्छा है। एंड हाँ। देन जो एक ऐसा होता है कि यूएस में आफ्टर आप अंडरग्रेड और मास्टर्स करते हैं तो एज एन अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट आप काम कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट में भी, एंड एज यू सेड के नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट, हम्म, काफ़ी आपकी फील्ड्स होती हैं जिसमें आप एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। And हम्म, then because again मैं उस फील्ड से नहीं हूँ, हम्म, and as a software engineer I don't know much about it, so I'm हम्म, sorry अगर मैं इसका बिल्कुल proper answer नहीं दिया है, but in terms of job opportunities I would definitely say कि um, it's a pretty relevant field and हम्म, काफी scope है, तो हम्म। yes। या तो मैं इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ, डेटा साइंस में मैं यहाँ पर यूरोप में भी हूँ, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ एक कंपनी में। और डेटा साइंस, समीर जी, ये जो है ना जी। वो फील्ड बहुत अभी जैसे है, उसका स्कोप बहुत अच्छा है, जैसे कृष्णा ने भी बताया। क्योंकि जो अब सारी बात है, जो करेंसी है ना, जो मॉडर्न वर्ल्ड की, जो जैसे कहते हैं ना कि जो है वो डेटा है ना, एवरी कंपनी हैज अ लार्ज सेट ऑफ डेटा, और फिर उसको कैसे एनालाइज करना है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसको कैसे यूज करना है टू मेक मोर मनी और मोर, यू नो, टू मेक कंपनी मोर प्रॉफिटेबल। तो उसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अब वो सारी बातें जो बंदा डेटा साइंस का ज्यादा एक्सपर्ट होगा उसको पता होगा कि उसकी क्या निटी ग्रिटीज हैं, और उसमें कैसे डिफरेंट जो है वो निकलते हैं। डेटा साइंस में डेटा एनालिस्ट एक फील्ड है, फिर डिफरेंट उसमें जैसे आपके निकलते हैं, तो लेकिन ये मैं कहूँगा कि अगर आप इसमें हैं तो एक अच्छा, ये एक अच्छी फील्ड है। और इसमें आपको ये है कि आपकी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, बस ये मेरी एडवाइस होगी, क्योंकि इसमें वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और फिर आप सारी बातें, टूल्स आपको जो है
टूल्स, डिफरेंट टूल्स हैं, पाइथन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्कोप काफ़ी अच्छा है बोथ इन यूरोप एज वेल एंड इन यूएस एज वेल। ठीक है, तो अब हमारे साथ हम रफीक आप हैं। आप आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आप अपने माइक को पहले अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो रफीक, आई थिंक रफीक हमें पता नहीं कि उन्होंने अनम्यूट किया या नहीं किया। तो अब फ़हीम, आपके पास कुछ और क्वेश्चंस भी थे तो आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं ना अभी। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह से हम यहाँ पे मतलब पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमें काफी टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ से मूव करना है किसी यूरोप की कंट्री के अंदर या यूएस की किसी कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली मतलब हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जिनके ऊपर जो है ना हमें इजीली वहाँ पे ना अप्रोच करके किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में हम इजीली इन हो सकें। ये हमें हम्म। काफी टाइम हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप पहले वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के लिए जाएं, तो जैसे अगर आपको वहाँ मास्टर्स करना है, अगर आपने ऑलरेडी पहले नहीं किया हुआ, तो आप उस ट्रैक के थ्रू जा सकते हैं। तो आपने लेट्स से अगर मास्टर्स किया है, तो फिर आप अपनी जो है ना, जो लाइक डिफरेंट कंट्रीज में आपकी डिफरेंट वीज़ा ऑप्शंस होती हैं। तो जैसे अगर आप यूएस में स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और एक ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो वो आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप्स करने के लिए और काम करने के लिए, जो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, बिकॉज आपने कहा कि आपका ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, तो वो आप लेवरेज करके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक पाथ होता है जो कुछ लोग लेते हैं। और एक दूसरा बात है कि अगर आप डायरेक्टली चाहें, आप उनको वहाँ पे जैसे अगर आपने कहा यूरोप में या यूएस में आपको अप्लाई करना है, तो अगर आप डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, एक तो ऑलरेडी आपका जो है ना काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आई वुड से कि उसको कैश करना। तो सबसे पहले आप किसी भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो जो आप बिल्ड करते हैं या रेज्यूमे जो अपनी बनाते हैं, तो उस हिसाब से जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप जो अपना रेज्यूमे में डालते हैं। एक चीज़ जो मैंने देखी है और मैं रेकमेंड भी करती हूँ कि जहाँ आप अप्लाई करें, आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखें। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं, और जब रिक्रूटर्स रेज्यूमेज देखते हैं, तो वो बहुत कम ही होता है जब रिक्रूटर्स खुद ही रेज्यूमेज आपके देख रहे हैं, वो मोस्टली स्कैन्ड होते हैं रेज्यूमेज। तो आप अगर आई वुड से कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स हैं, वो आप मेक श्योर करें कि उसके 90 to 100% कीवर्ड्स आपकी रेज्यूमे में है। तो भले इसका ये मतलब अगर ये है कि अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करें, तो आप एक टेलर्ड रेज्यूमे उनके पास भेजें। तो आप देखेंगे उन्होंने क्या वर्ड्स मेंशन किए हैं, आप वो मेक श्योर करें कि आपकी वो रेज्यूमे में है। तो एक बार जब वो आपका रेज्यूमे स्कैन हो जाता है, देन वो देखते हैं कि हमें इस रोल के लिए ये एप्लीकेंट चाहिए, एंड इसमें ये इन्होंने 90 to 100% ऑफ जो भी हमें क्वालिफिकेशंस हम ढूंढ रहे थे, वो इनके रेज्यूमे में है। देन फिर वो प्रोसीड करते हैं, वो खुद एक स्कैन लेते हैं। एंड देन अगर आप अपने जैसे गिटहब रिपोजिटरी या जो भी अगर आपने लिंक किया, आपके कोई पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो उसको देखेंगे, आपके लिंक्डइन को देखेंगे कि अगर आपको किसी ने किसी स्किल्स पे रेकमेंड किया है। तो एक और चीज़ रेज्यूमे के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अपने लिंक्डइन और गिटहब पे फोकस करना, कि अगर आपने आई एम श्योर आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास ऑलरेडी इतनी स्किल्स और ये सब होंगी, पर ये मेक श्योर करना कि वो हाईलाइटेड हो, कि जो आप जिधर आप अप्लाई करें, जो आपको सेलेक्ट करें, कि वो ये सब देख सकें। एंड फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कुछ इंटरव्यू प्रोसेस होती है। एंड भले ही आपका कितना एक्सपीरियंस हो, जब आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, तो आपको वो स्टैंडर्ड इंटरव्यू प्रोसेस गो थ्रू करना होता है। तो अगेन जिस आप लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होगा।
तो अगर आप एक सीनियर लेवल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू स्लाइटली हार्डर होगा, बट यूएस में स्पेसिफिकली ये होता है लीड कोड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो आप लीड कोड पे क्वेश्चंस होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड, एल्गोरिथम्स के रिलेटेड, एंड ये काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के स्पेसिफिक है। बट अगेन अगर आपको किसी डिफरेंट रोल के लिए अप्लाई करना है, लेट्स से नेटवर्क सीएस नेटवर्क्स के लिए है, तो हर स्पेसिफिक फील्ड सीएस की जो होती है उस लीड कोड पे काफ़ी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आप उस हिसाब से आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उनके इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आप जो भी आपको लगता है आपके रोल के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग फिर वही आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो उसमें जैसे मैंने मेंशन किया था, एक बिहेवियरल सेक्शन होता है और एक टेक्निकल सेक्शन होता है। तो बिहेवियरल सेक्शन में वो वही कॉमन चीज़ें देखते हैं जो जिससे वो डिटरमिन कर सकते हैं कि एप्लीकेंट्स एक टीम बेस्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। तो कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि अगर आपने किसी वर्क प्लेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट देखा है, अगर आप टीम मेंबर्स के साथ काम कर रहे हैं और आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट देखा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे एंड कैसे मेक श्योर करेंगे कि इन दी एंड आपका प्रोजेक्ट सफर ना हो। तो जिस हिसाब से आप उस क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, उससे पता चलता है कि आप कितना अच्छा अपने टीम मेंबर से जेल कर सकते हैं या कितना अच्छा इन अ टीम बेस्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं, विच आई फील लाइक अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फिर टेक्निकल स्किल्स होता है, अगेन वही जो आपने लीड कोड में प्रैक्टिस की या जो आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपका इतना है, क्योंकि अगर आप वो रेज्यूमे में मेंशन करते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उस रिलेटेड कि आपने मेंशन किया कि आप आपके रेज्यूमे में ये है, आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आप उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करें कि उसमें आपने क्या क्या किया। एंड ये टेक्निकल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू होता है। एंड इसमें वो असेंशली डिटर्मिन करना चाहते हैं कि अगर आपको जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी स्किल्स आपको आती हैं, और अगर नहीं आती तो क्या एप्लीकेंट में वो पोटेंशियल है कि वो लर्न कर अगर उनको सकते job मिल जाता है एग्जैक्टली तो वो लर्न करके ऐसे करके विल दे बी एबल टू हैं। परफॉर्म। एंड हाँ, सो दिस इज, एंड ये थोड़ा यूएस स्पेसिफिक है एप्लीकेशन प्रोसेस। आई एम श्योर हर कंट्री का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। एंड आई एम गेसिंग कि ये बहुत डिफरेंट नहीं होगा, प्रीटी मच सिमिलर ही होगा। एंड आई थिंक फॉर यूरोप विक्की ज़्यादा बेहतर आंसर कर सकता है। हाँ, असल में वो ये है कि जैसे कृष्णा ने बताया कि आपके पास दो रूट है ना, और पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज का इतना ज़्यादा जो है फुट होल्ड नहीं है वहाँ पर। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम एज ए स्टूडेंट आए, और इवन दो हम वहाँ पर एक्सपीरियंस हैं, और फिर यहाँ पर आकर जो है जॉब सर्च करें अपनी फील्ड में। लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि एटलीस्ट स्वीडन में हमने देखा है कि 3-4 बंदे डायरेक्टली जो है वो कंपनीज पर जॉब लेकर आए। वो यही है कि जैसे अच्छी एडवाइस है कि आप पहले जॉब्स को देखो, जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखो सही तरीके से, उनके हिसाब से अपनी सीवी को टेलर करो। नॉट ओनली सीवी को टेलर करो, अपने स्किल्स और उसको भी अपने जो है उनको पॉलिश करो, कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो टूल सेट हैं ये मुझे आने चाहिए, इस जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, मुझे ये चीज़ें आनी चाहिए। तो 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 ये जो चीज़ है ये मैंने देखा है कि इसका आप सिंपली ये कर सकते हो कि अभी इतनी ज़्यादा कंपनियां नहीं है, तो आपका अगर जो प्लान है तो आप ऐसे कंट्रीज देखो जहाँ पर जर्मनी है, जैसे वहाँ पर एजुकेशन फ्री है, आप वहाँ पर आ सकते हो। वहाँ पर अभी टेक में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। यूएस में भी जैसे कोई कंपनी आपको नज़र आती है जिनका सेटअप पाकिस्तान में है, तो आप उनके साथ कुछ कर सकते हो। तो ये मेरा आंसर होगा। तो अभी हमारे पास अरसलान भी है। अरसलान, मैं आपको कहूँगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। अरसलान, आप सुन रहे हैं? जी हाँ। जी जी, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैम ने बताया कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज और इसके कल्चर से तो ये अवेयर नहीं है, लेकिन आपकी माइक्रोसॉफ्ट में आपने कभी एक्सपीरियंस किया या कुछ इस तरह की नॉलेज जहाँ पे ग्लोबल स्टूडेंट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो या फ्रेशर्स के लिए जो हम्म। अपॉर्चुनिटी हो, काइंडली इसके हवाले से कुछ एलेबोरेट करें, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर साइंस के पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो इस हवाले से कुछ जान सकें। हम्म।
हाँ, डेफिनेटली आई वुड से ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं एंड अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, आई वुड रेकमेंड कि आप ये ना सोचें कि मैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से हूँ तो मैं इस कंपनी में ना अप्लाई करूँ। आप आई फील लाइक अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता। आप जिस चीज़ में आप जिस कंपनी में आपको अच्छा लग रहा है आप वो अप्लाई करें एंड देन यू नेवर नो, बिकॉज मैं भी बहुत से लोगों को जानती हूँ एंड रिसेंटली नहीं बट आई वुड से लाइक 6 to 7 years बैक मैं किसी को जानती हूँ जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में थी। अपने जूनियर ईयर में उन्होंने फॉर एन इंटर्नशिप अप्लाई किया एंड एक्चुअली गूगल में उन्होंने अप्लाई किया था एंड उनको इंटर्नशिप ऑफर आई थी एंड उसके बाद उन्होंने उनको जो है ना रिटर्न ऑफर भी एज अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर आ गई इंजीनियर थी। आ गई थी जी। तो आई वुड से कि इवन अगर आप पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में आप हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक अगेन एज इफ अगर आप एज अ मास्टर स्टूडेंट जाना चाहते हैं दैट्स टोटली लाइक एन ऑप्शन, बट इवन अगर एज एन आपको अगर अप्लाई करना है तो आई वुड डेफिनेटली से कि गिव इट अ शॉट। या सही। तो हाँ, ये जो है उसके साथ हो सकता है। तो अभी हमारे साथ सॉरी एक और जरूर मैं एक और चीज़ मुझे ऐड करनी थी, मैं भूल गई। हम्म, ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन मैंने देखी है माइक्रोसॉफ्ट में एंड हाँ मोस्टली यूएस यूनिवर्सिटी से लोग जाते हैं, बट आई ऑल्सो सीन पीपल जो कनाडा से आते हैं या यूरोप से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं फॉर इंटर्नशिप्स और फॉर फुल टाइम ऑफर्स। तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप अप्लाई करें एंड देन मैंने ये भी देखा है, मैं आई डोंट बिकॉज पर्सनली आई डोंट नो इतने लोग जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली आए फ्रॉम इन माइक्रोसॉफ्ट, बट डेफिनेटली जो मैंने अभी आप एक जो केस बताया था, बट आई सीन पीपल जो इंडिया से आते हैं एंड तो आई वुड से कि यस यस। डेफिनेटली इट इज़ वर्थ अच्छा। अप्लाइंग एंड अगर आप वही जैसे मैंने बोला कि अगर आप अपने रेज्यूमे में और आप ये हाईलाइट करते हैं कि आपके पास स्किल्स हैं एंड आई नो थोड़ा वीज़ा स्पॉन्सरशिप की वजह से थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, बट अगेन आप अपनी बिकॉज आप जब बाहर से आते हैं तो आप एक स्किल आपका एक आप अपने साथ एक लेके आते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट लेके आते हैं विच जो हर कंपनी में वेलकम होता है एंड इसलिए आई वुड से कि डेफिनेटली अप्लाई गो फॉर फॉर इट। यस। अच्छा, तो ये जो आप जब बात करें इंटर्नशिप की, जो या इंटर्नशिप होती है, ये पेड होती है वहाँ पर? हाँ बिल्कुल। सो इंटर्नशिप्स जिस आप रोल के लिए एक्चुअली रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर जैसे सॉफ्टवेयर पोजीशन का जो फुल टाइम रोल होता है, अगर आप उसी की इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट सेम पे मिलती है। हम्म, तो अगर जैसे आपका 100K पर एनम का पैकेज है तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न भी आपका सेम ही होगा, इट्स जस्ट गोना बी फॉर 3 months। तो पे आई वुड से same। इज हाँ सेम होती है, थोड़ी सी कम होती है जब आप फुल टाइम जाते हैं, आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और क्योंकि वो फुल पैकेज होता है, बट आई वुड से इट्स कॉम्पनसेटेड प्रीटी वेल। तो क्या हम पूछ सकते हैं कि कितना मिलता है एवरेज? यस ऑन एवरेज आई वुड से अगेन इट डिपेंड्स कि आप स्टार्टअप्स के लिए जा रहे हैं या बिग टेक के लिए जा रहे हैं, बट बिग टेक के लिए ऑन एवरेज आई वुड से इट्स 100K per annum। तो उस हिसाब से इफ यू डिवाइड बाय 3 then that's what you get and then again just 100 up के 100 के डॉलर, यू मीन $100,000 yes US पर dollars पर एनम? या per ओके। annum, but that's for big tech, so that's for companies like Google, Microsoft, Amazon and कुछ companies की ज़्यादा होती हैं पे and Google and Amazon I think pays more than Microsoft does। तो depending आप किस कंपनी में जाते हैं आपका 100K से ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है and yes and startups का can range around 60 to 80K and कुछ जो well established startups होती हैं उनका ज़्यादा भी होता है, तो even more than big tech sometimes। तो हमारे साथ नोमान भी है। नोमान, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सही, नुमान को देखते हैं हम। तो अभी आप ये बताएं कि आप अभी कौन से सिटीज यूएस की कौन से सिटी में हैं? हाँ मैं अभी सियाटल में हूँ और
यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर्स है, तो इसलिए पहले फॉर माय यूनिवर्सिटी में बॉस्टन की करी थी, एंड सो आई रीलोकेटेड फॉर माय जॉब। हम्म। और ये जो रीलोकेशन होती है, जैसे कुछ कंपनियां उसको ऑफर करती हैं, आपको कंपनसेट करती हैं कि आपको वो माइक्रोसॉफ्ट करती है इसमें, उस केस में आपको रीलोकेशन पैकेज देती है, या जस्ट कि आपको खुद ही मूव होना पड़ता है? हाँ, तो आपको फुल रिलोकेशन सपोर्ट मिलती है। तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक लंप सम लें, तो वो आपको एक अमाउंट देते हैं, एंड देन फिर आप सब कुछ खुद ही करें। तो आपको अपनी फ्लाइट्स खुद ही बुक करनी है, आपको अगर टेम्परेरी स्टे आपको चाहिए तो आप खुद ही वो सब कुछ आप बुक करो। एंड देन फिर वो आपको एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें आप आपको कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। तो आपको अगर कुछ भी, आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, आपको अपना सामान मूव करना है या कुछ भी, तो वो हर स्टेप ऑफ द वे में आपको हेल्प करते हैं। एंड देन आपकी वो फ्लाइट्स खुद ही बुक कर लेंगे and ये सब। तो फिर ये दो ऑप्शंस होते हैं, बट इन जनरल फुल रिलोकेशन सपोर्ट होती है। फिर फुल रीलोकेशन सपोर्ट होती है। तो जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं वो काफ़ी फेमस हैं कि बगी इन नेचर, जैसे एटलीस्ट विंडोज। तो अब मुझे तो टाइम हो गया यूज़ करते हैं, आई एम अ मैक यूज़र। तो वो I'm a जो Mac myself, so सो you- अच्छा, तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट खुद भी अपने no, 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 डेवलपर्स no, को no, मैक दे रहे हैं? नहीं नहीं। So नहीं, that's not true. So at work मैं Windows यूज करती हूँ, yes, but personally I also use Mac, हम्म, yes. सही 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 सही। तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट के जैसे, अब एक जो मुझे पूछना है कि माइक्रोसॉफ्ट में जैसे आपके वहां पे जैसे आइडिया जो कंसीव होता है और टू द फिनिश लाइन कि जब वो लॉन्च होता है, उसके लिए क्या होता है कि प्रोसेसेस क्या है वहां पर ना? हम्म। हाँ, तो एंड आई थिंक दिस इज सिमिलर, आई थिंक हर कंपनी का ये सिमिलर प्रोसेस होता है, जो एक जनरल पाइपलाइन होता है, एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू माइक्रोसॉफ्ट, आई एम जस्ट गोना जनरली स्पीक अबाउट इट। तो आपका जो भी आइडिया आता है वो आप लाइक पहले एक स्पेक डिजाइन, या जो भी आप कहें कि हम इस फीचर में हमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, हमें ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आप एक ओवरव्यू या एक डिज़ाइन, आप जो एक हाई लेवल डिज़ाइन आप बनाएं, एंड देन फिर अगेन कुछ इंजीनियर्स या सीनियर इंजीनियर्स या जो भी उस पर लाइक डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या नीड है, एंड देन एक एक फील्ड होते हैं इसके लिए प्रॉपर्ली, विच इज प्रोडक्ट मैनेजर्स। तो वो एसेंशली देखते हैं कि कस्टमर्स की सबसे ज़्यादा किस चीज़ में नीड है, वो क्या सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, एंड देन वो ये बताते हैं टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ये सब। एंड देन उस हिसाब से फिर आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एक क्या फीचर डिमांड में है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर हम स्पेसिफिक डिज़ाइन पैटर्न फिर डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा, हमें फिर इस एट्रीब्यूट या इस फीचर के लिए हम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या 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 चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड जब वो होता है, फिर आप ये अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डिज़ाइन करते हैं उनको आप देते हैं, एंड देन उस हिसाब से उनकी वो इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाती है, तो अगेन वो पूरा टेस्टिंग प्रोसेस एंड ये सब पे जाता है, एंड देन वंस आपका टेस्टिंग और ये सब कंप्लीट हो जाए, देन आप उसकी शिपमेंट प्रोसेस में वो फीचर चला जाता है। सही। हमारे साथ एक हैं सैमसंग जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो हैं सुनील। तो हम उनके पास भी एक क्वेश्चन है, तो वो हम माइक उनको हम सुनील, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं। हाय कृष्णा। अ, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो टॉप टेक कंपनी में अपना किरदार हासिल करने में नेटवर्किंग कितनी अहम है? हम्म, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई वुड से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितने लोगों को जानते हैं उस हिसाब से आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, आई वुड से। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी टीम में परफॉर्म ना करें और सिर्फ नेटवर्किंग करें, नहीं, वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि लेट्स से अगर आपकी टीम में आपका मैनेजर है जो रिलेटिवली न्यू है, इन द सेंस के आपको पता है कि इन नियर फ्यूचर
वो आगे प्रमोट नहीं होंगे, एंड देन मे बी आपका प्रमोशन, लेट्स से अगर इफ़ यू आर सीनियर इंजीनियर एंड आप चाह रहे हैं कि आप मैनेजर पोजीशन पे जाएं, तो अगर आपके अपने टीम में अगर लगता है कि आपकी फॉरेन ग्रोथ नहीं होती, पर लेट्स से किसी और टीम में आपको लगता है कि उनके मैनेजर या तो वो मूव करेंगे आउट ऑफ द कंपनी या वो टू एन हायर पोजीशन मूव करेंगे, एंड देन अगर आपका नेटवर्क है एंड लोग जानते हैं कि आपकी ये स्किल्स हैं या आपका लाइक आप अच्छे सूटेड हैं फॉर दैट पोजीशन, देन लोग आपको रेकमेंड करेंगे एंड दे विल पुश फॉर यू। तो इन दैट सेंस नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफ़ी दफ़ा ये होता है कि एंड रिसेंटली हमारी टीम भी, दे वर लुकिंग फॉर सीनियर लेवल इंजीनियर्स, एंड मोस्ट जो न्यू हायरिंग होती है वो न्यू ग्रेड्स की होती है, तो डायरेक्टली आउट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो वो एक्चुअली काफ़ी हमारी जो टीम में लोग थे उनसे पूछ रहे थे कि अगर आप किसी और सीनियर इंजीनियर को जाते हैं जिनको टीम्स मूव करनी है, तो आप उनको हमें रेफर करें एंड देन हम उनका ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स व्हाई आई वुड से कि इन काफ़ी एस्पेक्ट्स आपका ईजी हो जाता है प्रोसेस, एंड नॉर्मली अगर आपको ज़्यादा लाइक इंटरव्यूइंग प्रोसेस और ये सब के लाइक अगर आपको उसके थ्रू जाना पड़े, बट अगर आपका नेटवर्क है तो आपकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस होती हैं and आपका स्मूदर प्रोसेस होता है, एंड अगर कोई अपॉर्चुनिटीज अराइज करती हैं तो यू आर द लाइक पीपल नो कि यू आर आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग, तो वो आपके लिए बहुत लाइक एक इजी हो जाता है, इज व्हाट आई वुड से। सही 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 कृष्णा, जबरदस्त, आपने अच्छा बताया। इसी को लेके मेरे जहन में एक और सवाल आता है, नेटवर्किंग की हमने बात की, तो आपके ख्याल में जो डाइवर्सिटी, क्योंकि हम जिस तरह हम स्वीडन में स्टॉकहोम में रहते हैं, यहाँ पर मतलब मेरे ख्याल में तमाम दुनिया की नेशनलिटीज के लोग रहते हैं और काम करते हैं साथ में। तो आपके ख्याल में डाइवर्सिटी और इंक्लूशन टेक्नोलॉजी को किस तरह तश्कील दे रहे हैं? क्योंकि एक मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग जब आपस में काम करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी को किस तरह तश्कील दे रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन, एंड आई बिलीव डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन बहुत एक अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को एक डिफरेंट रास्ता दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी कंपनीज का एक मिशन होता है कि वो, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट का है, कि वो एम्पावर करें हर ऑर्गेनाइजेशन को एंड हर पर्सन को इन दिस वर्ल्ड। एंड आई फील लाइक टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए जिनके लिए सोल्यूशंस निकाले जाते हैं, वो यही होता है कि दुनिया के हर इंसान को मद्देनजर रखते हुए उसका सल्यूशन वो प्रेजेंट करें। तो जब तक हमारे वर्क फोर्स में हमारे पास डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो हम वो सल्यूशंस रीच नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आई वुड से कि, एंड अगेन एज आई सेड, कि आप जब डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, जब आप डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स नेशनैलिटीज से आते हैं, आप एक अपना एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर जैसे मैं पाकिस्तान से आ रही हूँ, तो आई नो हाउ इट इज़ लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड हम क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो व्हेन आई गो इन अ वर्क फोर्स उस एक्सपीरियंस के साथ, तो आई कैन बेटर केटर टू दोज प्रॉब्लम्स। क्योंकि क्योंकि अगर जैसे कोई प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस किया, आई नो कि ओ लाइक इसका लाइक ये दिस इज हाउ लाइट चली जाती है तो डेटा को कैसे स्टोर करना है, डेटा। तो दिस इज हाउ, हाँ, तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपको बताते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं, कितना अफेक्ट करते हैं, एंड देन फिर आप उन सॉल्यूशंस के लिए आगे पुश करते हैं। तो जब जब आपकी बहुत डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्कफोर्स हो गई, समझ लें आपने पूरी दुनिया के मसले सॉल्व कर दिए हाँ, इन अ वे, सही। इन सेंस। नहीं, उससे ये भी होता है कि पार्टिसिपेशन एक होती है मेरे ख्याल से, कि आपकी एक इक्वल लेवल की पार्टिसिपेशन होती है और आप सिर्फ एक प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर रहे होते। हो सकता है कि एक जगह पर प्रॉब्लम डिफरेंट है, जैसे पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, यूएस के डिफरेंट होंगे, स्वीडन के डिफरेंट हैं। तो आप फिर अगरचे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन से आप आप एक अगरचे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो तो आपको डिफरेंट आइडियाज आ सकते हैं, और थिंकिंग डिफरेंट माइंड्स एंड डिफरेंट थिंकिंग से आप एक अच्छे सोल्यूशन पर पहुंच सकते हो। जैसे हमने पहले एक बात की थी जिसमें अरसलान ने एक क्वेश्चन किया था ना, जैसे कि कोई जो पाकिस्तान से जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं और वो कैसे आ सकते हैं। तो जैसे स्वीडन में काफ़ी कंपनियां हैं, उनके पास ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, जैसे आला यहाँ की एक तेरी कंपनी है, लेकिन उसमें भी टेक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा, आजकल हर कंपनी के साथ टेक कंपोनेंट होता है। तो वो जैसे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कराते हैं, एरिक्सन का भी है, और मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अब जो
फ्रेशली या तो सेकंड, जैसे उन्होंने ग्रेजुएट के लास्ट ईयर में है या सेकंड जो भी है, उन्होंने अभी फिनिश नहीं की या जस्ट रिसेंटली फिनिश किए, तो वो उस प्रोग्राम में जा सकते हैं। और देन वो उस कंपनी उसको सारा डेवलप करती है। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट या वहाँ पर यूएस में ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं? बाय प्रोग्राम्स डू यू मीन, फिर से आप रिपीट कर सकते हैं कि इज इट, डिड यू मीन कि It's like, it's like not they are not teaching anything. It's more like कि वो वहाँ पर उनको बताते हैं कि हम कि how does this company work and वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, वो उनको उनमें ट्रेन करते हैं। एंड देन वो उसको जैसे उसको ट्रेनिंग होती है 6 months to 1 year, whatever is the length of that program, and soon after that they can get a job in that company. हाँ, सो आई वुड से कि ऐसे वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल एंड आई वुड से इवन मिडिल स्कूल में भी कभी कभार कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं टू मिडिल स्कूल या हाई स्कूल्स, एंड देन वो उनको जस्ट किस लाइक सीएस का एक थोड़ा अर्ली एक्सपोजर देने के लिए, तो जैसे कुछ फील्ड्स होती हैं जिसमें बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जैसे रोबोटिक्स हो गया या ऐसी ऐसी कोई फील्ड्स हो गई, या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा के जैसे पाइथन हो गया, देन उनसे बेसिक गेम्स करवाना, इंटरेस्ट डेवलप करवाना, तो वो स्टार्ट होता है एज अर्ली एज आई से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एंड देन काफ़ी वर्कशॉप्स भी होते हैं जिसमें ओवर द समर या ऐसे वो बच्चे आ सकते हैं, एंड देन दे पार्टिसिपेट इन दैट, एंड देन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें अगर आपको नहीं पता कि मुझे आपने अपना स्पेसिफिक फील्ड अभी तक चूज नहीं किया है, तो जैसे अंडर ग्रेड में उनके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें आप वो होता है कुछ, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी ट्रैक, तो उसमें का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिफरेंटली होता है। तो इंस्टेड ऑफ, अगर आप जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटर्नशिप पोजीशन में है, तो आपको एक स्पेसिफिक आपका प्री डिटर्मिन प्रोजेक्ट होता है कि आपको इसमें काम करना है, जो इस पे मोस्टली आपकी टीम काम कर रही होती है, एंड देन उस रिलेटेड आपके फिर स्किल्स डेवलप होते हैं। बट इन एन एक्सप्लोरेटरी ट्रैक आपको वो डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट स्किल सेट्स पे एक्सपोजर मिलता है, सो देन यू कैन डिटर्मिन क्या ओ लाइक मुझे इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड इसमें, एंड देन देयर इज़ वन मोर प्रोग्राम जिसमें, एंड ये थोड़ा स्टूडेंट लेड प्रोग्राम होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ऐसे काफ़ी टेक कंपनीज होती हैं, उनका एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है जिसमें इफ़ यू आर एन अंडरग्रेड स्टूडेंट और इफ़ यू आर ए स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी इन जनरल, आप उनके एम्बेसडर्स बन सकते हैं। So let's say you become a Microsoft ambassador or a Google ambassador. So आपको वो एक resources देते हैं, resources provide करते हैं, जिसमें जैसे let's say हमारे पास let's say data science ले लें, तो data science related वो resources आपको provide करेंगे, and then वो student can अपनी यूनिवर्सिटी में जाके उसके हिसाब से दूसरे बच्चों को वो teach कर सकते हैं जो उन्होंने सीखा through that program. So I would say काफ़ी different programs होते हैं, एंड देन बट हाँ, वो आपको सर्विसेज के बारे में एक आपको इंसाइट मिल जाता है कि क्या क्या काम हो रहे हैं, किन प्रोडक्ट्स पे काम हो रहे हैं, और क्या स्पेसिफिक स्किल सेट्स चाहिए, जैसे क्या कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा एप्लीकेबल होंगी फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड वर्सेस अनदर फील्ड। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सही। तो अब हमारे पास नोमान है। नोमान, आप अभी हमें, अगर आपको आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से नोमान हमें फिर से सुन रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन है नहीं। रफीक, आपका भी अगर जो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, नोमान ने हमें चैट पर रिप्लाई किया है कि उनका कोई क्वेश्चन नहीं है। रफीक, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं है तो हम सुनील के पास जाते हैं। सुनील के पास एक और क्वेश्चन है सुनील। हाँ हाँ जी कृष्णा, एक और सवाल है। जब आपने शुरुआत की है इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री ने किस तरह तरक्की की है उसके बाद, और अगले 5 से 10 सालों में आप
इससे किस तरफ जाते हुए देखते हैं? क्योंकि जो एआई की जो जो हम बात कर रहे हैं रिसेंटली, जो जो मोस्ट डिबेटेड टॉपिक है, जिस पे ज्यादा बात कंपनी काम कर रही है, जो ज्यादा डिस्कशन मतलब हम सुनते हैं ना, वो एआई, वो तो अभी हम सुन रहे हैं। लेकिन अगले 5 से 10 सालों में आप हम क्या देखेंगे? एआई का और आगे चलेगी या और भी कुछ इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज या कुछ आएंगी? हम्म, जी बिल्कुल। सो मैंने काफ़ी रिसेंटली एक्चुअली ज्वाइन किया है, तो मुझे अबाउट अ मंथ हुआ है। सो जब से मैंने ज्वाइन किया है इतना कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिला है, पर डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि एआई का रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा एक ब्लूम हो गया है, एंड आई फील लाइक इन द नियर फ्यूचर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years आई यही होगा, कंपनीज एआई को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे इन द सेंस के जो भी आपका जैसे जो भी एडवांसमेंट्स आपकी अभी हो रही हैं वो जिस स्पीड पे हो रही हैं, एआई वुड हेल्प इट अचीव इन अ better speed is what I would say. And in the near future, especially not in terms of maybe in terms of software engineering, but more so in terms of security and all, I feel like एक quantum computing की तरफ एक ज़्यादा क्या कहते हैं रुझान हो रहा है, वहाँ फोकस। एग्जैक्ट फोकस हो रहा है। एंड तो बिकॉज अभी जो हमारे सिक्योरिटी जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं या जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिन लोगों को क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पता है उनको पता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो होते हैं वो इन सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं, इन द सेंस कि ब्रेक कर सकते हैं, यस, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। तो इसलिए आई वुड से कि इन द नेक्स्ट 5 to 10 years एटलीस्ट उस एस्पेक्ट में, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में, आई फील लाइक फोकस ऑलरेडी काफ़ी तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी जो जिस सिक्योरिटी सिस्टम्स से आपका जो अभी डेटा सिक्योर्ड है, वो जब आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग क्या कहते हैं, जब उनके आपके उसमें कंप्यूटर्स आ जाएंगे, एग्जैक्टली जब उसमें एडवांसमेंट हो जाएगी, उनके एल्गोरिथम्स जब, क्योंकि अब काफ़ी क्वांटम कंप्यूटिंग के एल्गोरिथम्स अभी से डिज़ाइन हो गए हैं, but जब हमारे पास वो क्वांटम कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस या स्पीड होगी तो वो हम अभी का डेटा उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो लोग जो मिलिशियस वो होते हैं, लोग होते हैं, वो अभी से ही उस डेटा को स्टील करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज एंड स्पेशली ये फॉर गवर्नमेंट्स, फॉर काफ़ी जो सॉवरेन एंटिटीज होती हैं उनके लिए ये काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट है। तो अभी से ही वो चाह रहे हैं कि जो उनका करंट डेटा है, क्योंकि इवन आफ्टर 20 years जो 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 सॉवरेन डेटा होता है इट्स ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंशियल, तो चाहते हैं कि वो हमेशा प्रोटेक्टेड हो। तो इवन दो इतना इंडस्ट्री में हम इतना हाईलाइटेड नहीं देखते हैं, आई फील लाइक काफ़ी रिसर्च अभी भी उस पर ऑन गोइंग है, एंड ये थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड है आई वुड से, जस्ट जो डेटा रिलेटेड है उसके वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। बट सही। definitely I would say in 10 years that's something, in my opinion, एक वो इंडस्ट्री ब्लूम देखेगी। एंड वंस आपका, क्योंकि ऑलरेडी सिक्योरिटी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा फोकस है क्वांटम कंप्यूटिंग पे, बट वंस हमारे पास उसकी क्वांटम कंप्यूटेशनल पावर आ जाती है तो मे बी इन अदर फील्ड्स भी हम देखेंगे, बट फॉर नाउ आई वुड से एआई इज द विनर हियर, इन द सेंस कि जो हम ज़्यादा इंडस्ट्री में देखेंगे। कृष्णा, एक और मेरे जहन में सवाल आता है, क्योंकि एआई को ही लेकर, क्योंकि आपको जिस तरह पता होगा, कोई मेरे ख्याल में 1.5 साल या 2 साल पहले जब ये चैट जीपीटी आया, तो उस वक्त मैं तो आईटी का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये बात बहुत देखी हमारी गैदरिंग्स में, दोस्तों के साथ डिस्कशन में, कि भाई ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या ओपन एआई जिस तरह चैट जीपीटी, भाई लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जब आती है, क्या लोगों की इस तरह जॉब भी जाएंगी, आप देखती हैं क्या, या और कोई लोग नहीं और एडवांस टेक्नोलॉजीज पे जाएंगे, खुद को किसी दूसरे तरीके से एंगेज करेंगे? डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है, और मैं यही कहूँगी कि आई पर्सनली डोंट थिंक इतनी जॉब्स जाएंगी, जस्ट बिकॉज इवन हिस्ट्री में आप देखें, जब भी जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो लोगों ने डेफिनेटली आज जिन लोगों की मैनुअल लेबर जो जॉब्स थी वो उन्होंने लूज की, बट उसके रिप्लेसमेंट में आपकी
ज़्यादा एडवांस आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। सिमिलरली एआई अगर आपकी कुछ मैनुअल एस्पेक्ट को अगर वो रिमूव करता है, but then to design an AI and to make it more proficient, I feel like आपके पास दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। एंड सीएस में एक चीज़ काफ़ी अच्छी होती है जो होती है मोबिलिटी। और अगर आपको कोई फील्ड चेंज करनी है उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक डिफरेंट डिग्री लेनी है या डिफरेंट। इनफैक्ट मैंने जो काफ़ी सुना है इज़ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इन सीएस आपका मास्टर्स भी इतना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप सेल्फ लर्निंग करें या कुछ सर्टिफिकेशंस लें, ये सब लें, एंड थ्रू योर एक्सपीरियंस अगर आप एक टीम से दूसरी टीम या एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, एक रोल से दूसरे रोल, अगर आपको शिफ्ट करना है आप वो कर सकते हैं। सो अगेन बिकॉज सीएस में आपकी जो इतनी मोबिलिटी होती है, अगर आपकी एक फील्ड की पोजीशंस कम हो रही हैं तो आई वुड से कि आप दूसरे फील्ड में, अगर दूसरे फील्ड में ब्लूम होगा एंड आप उसमें मूव कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एआई इवन दो इट कैन डू अमेजिंग थिंग्स, आई वुड से इट इज़ प्रिटी डम इन दिस सेंस कि अभी भी अगर आप चैट जीपीटी को कुछ इक्वेशंस दें, वो आपको उस एक्यूरेसी से सॉल्व करके नहीं दे सकता। एंड इवन अगर वो इस स्टेज पे आ जाता है कि वो आपको सॉल्व करके दे भी दे, you still need a human to verify it. And you will always need human beings to design ये structures. And I agree AI and because जो उनकी resources होती हैं, GPU जो core processors होते हैं जो run करते हैं, उनकी obviously processing speeds high होती हैं। तो अगर कोई data उनको analyze करना है तो वो ज़्यादा जल्दी and more efficiently वो analyze करके humans को दे सकते हैं। But then आपके पास एक different realm of opportunities आ जाती हैं जो ह्यूमंस फिर अगेन जो एआई आपको इतना हाई स्पीड आपको जो पूरा एनालिसिस देता है, आप उसको लेवरेज करके और चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई वुड से कि हमारी जॉब्स नहीं जानी कहीं फॉर द नियर फ्यूचर। एंड सही, एआई से रिलेटेड एक और भी चीज़ है जो कि काफ़ी जो है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। एक तो ये कि एआई जो काम करेगी, अभी जो डेटा सेट, जो भी हम डेटा सेट देंगे उस पर ही काम करेगी, उस पर वो एनालाइज देगी। तो अगरचे हम एक ऐसे एआई बना भी लेते हैं तो उसके पास डेटा क्या होगा, जो उसका मतलब वो इम्प्रूव किसके ऊपर है, अपनी डेटा के ऊपर। देन उसके ऊपर डेटा क्या है कि वो जो जो उसके पास पहले डेटा था उसके ऊपर डेटा, तो जो उसमें जो खामी थी, जो उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, वो स्टिल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डेटा सेट में भी, नेक्स्ट डेटा सेट में भी। और उसको आइडेंटिफाई करना और कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग उसकी अभी इतनी अच्छी नहीं हुई, एक और जो प्रॉब्लम है, तो वो काफी अभी उसमें काम चाहिए। तो हमारे साथ अभी हैं जुनेद। जुनेद, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जुनेद, अच्छा जुनेद के पास नहीं है। तो जैसे आपकी एक डिस्कशन हो रही थी क्वांटम कंप्यूटिंग पर, तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो है वो, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो जो अभी जो हमारे पास जो कंप्यूटर हैं, तो हम अभी कह लेंगे जो अभी जो मॉडर्न जो डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास हैं, इससे क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे डिफरेंट हैं, और वो किस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने जो है वो डिजाइन करें कि किन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करें। बिल्कुल। तो जैसे जो हम एवरीडे यूज हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, एंड आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली कितनी इन द पास्ट 10 years या पास्ट 5 years कितनी डेवलपमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एंड ऑल। बट लाइक ये आपके एवरेज कंप्यूटर्स हैं। देन यू हैव सुपर कंप्यूटर्स जिनकी और भी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होती है, बट वो इतना कमर्शली अवेलेबल नहीं होते हैं। देयर बिकॉज दे आर मोर एक्सपेंसिव, उनकी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होती है, एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर प्रोसेसर जिनके लिए आपको हायर कैलकुलेशन स्पीड चाहिए होती है। फिर आपके पास होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स जो आपको उससे भी ज़्यादा पावर एंड वही प्रोसेसिंग पावर देते हैं। एंड आई वुड से एक डिफरेंट
वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स टैकल करने के लिए ज़्यादा बेटर है, जिसके आप नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में, बट देन इट्स जस्ट गोना बी वेरी एक्सपेंसिव, एंड उसके लिए हमारे एवरेज कंप्यूटर्स आर गुड इनफ, आई वुड से। बट जैसे जैसे मैंने सिक्योरिटी के बारे में बात की थी, दैट इज़ वन थिंग आई फील लाइक क्वांटम कंप्यूटर्स जो काफ़ी लेवरेज कर रहे हैं, बहुत से एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशंस जिनके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हाँ, नॉर्मल सिक्योरिटी में आप देखते हैं आपके कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे आपके पास की वॉल्ट्स हो गए, या जैसे गूगल की वॉल्ट हो गया, अजूर की वॉल्ट हो गया, जिसमें आप अपने सीक्रेट्स एंड पासवर्ड्स सेव करते हैं। एंड वाइल उनका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, बट अगेन अगर कोई उन लाइक इफ दे ब्रेक इनटू दैट, तो फिर मसला हो जाता है। So what you can do is like you can use quantum computers to sort of secure that, but आप फिर भी अपने secrets उन्हीं key vaults में आप रखें, so it's still easily accessible. So something like that. लेकिन And इसमें जो मेन डिफरेंस है, जैसे मैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ रहा था, तो हम जैसे एवरेज कंप्यूटर्स या डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो उसमें जो हम जैसे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, बेसिकली इट्स अ बूलियन, सो इट्स अ 0 1, you know, and the whole programming, whole problem solving is based on that. You think problem in terms of boolean, you know, कि ये होगा, and then we have if and whatever, you know, these conditions, you know, control conditions available in the program. But quantum computing, there will be different algorithms. We have to write different, you know, algorithms. So what do you say कि वो क्या होगा, वो कितना बड़ा change है? बिल्कुल, so fundamentally because as you said these systems are very different, उसमें सब कुछ binary में होता है, so either 0 or 1, so whatever decision you're making or whatever calculation जो आप कर रहे हैं, उसमें आप या तो as a 0 input लेंगे या as a 1 input लेंगे। Yeah. One fundamental difference about quantum computing is you have दो physics के principles होते हैं, superposition and entanglement। तो जब let's say आप एक क्यूबिट जो होता है, बिकॉज इन नॉर्मल कंप्यूटर्स हम बिट्स देखते हैं, Bits है। इन क्वांटम कंप्यूटर्स हम क्यूबिट्स देखते हैं। तो क्यूबिट्स जो होते हैं वो दो एटम्स का इंटेंगलमेंट होता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग कॉलेज में पढ़ा था, तो थोड़ा टाइम हो गया, एंड देन मे बी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, या इतना करेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, बट इंटेंगलमेंट होती है, एंड देन वो आप ट्रांसफर करते हैं क्यूबिट, तो वो आपकी सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स होता है। सो इट कैन लाइक अ कॉइन, जो कॉइन आपका स्पिनिंग कॉइन होता है, आपको नहीं पता जब तक आप उसको मेजर नहीं करते हैं, आपको नहीं पता कि वो 0 में है या 1 में है। तो आप एक्चुअली उसको लेवरेज करते हुए आप मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आप वो जैसे आपके पास 4 क्यूबिट्स हैं, एंड मेरे पास एक क्यूबिट है स्पिनिंग में, जो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, दूसरा क्यूबिट भी सिमिलरली, तीसरा भी सिमिलरली, एंड चौथा भी सिमिलरली। एंड सो आप ऐसी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि प्रोवाइडेड कि आप डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में यू कैन से कि इसका 0, इसका 1, इसका 1, इसका 0, एंड देन यू कैन डू ऑल दिस कैलकुलेशंस इन पैरेलल, एंड देन देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिसमें से वो जो एरर कंप्यूटिंग टेक्निक्स होती हैं, एंड उसको यूज करते हुए यू कैन आप एक आंसर आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस, आप एक आंसर मेजर कर सकते हैं जिसमें आप कहते हैं कि दिस इज विद अ हायर प्रोबेबिलिटी दिस इज द केस, एंड इसीलिए आई वुड से क्वांटम कंप्यूटिंग, दिस इज हाउ इट्स फंडामेंटली डिफरेंट, एंड दिस इज व्हाई इट गिव्स हाई computing computation speed. Because it's not based on 0 and 1. So if we are talking about, you know, permutation and combination, there is simple, you know, if it's an 8-bit, you know, let's say there is a processor called 8-bit, you know, then what you need to calculate is how many, you know, it can process is 2 raised to power 8. But with quantum, it's more, you know. Exactly, huh? Yeah. Yes. And then again, I keep going back to security, but let's say आपके पास एक entangled qubit है, and आप normally जैसे जो Bob and Carol analogy होती है, let's say you have Alice and Bob and Carol is like the eavesdropper. तो अगर आप एक qubit को भेज रहे हैं to a pipeline to another person, अगर कोई eavesdropper या malicious actor उस qubit को measure कर लेता है,
they will know कि ये qubit is measured and it's measure, compromised. हाँ, Exactly. So in terms of security इसके बहुत अच्छे advantages हैं. exactly and yes. हाँ, तो कृष्णा, हमें जो है वो बहुत मजा आया आपके साथ ये सेशन करने में. ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन था अबाउट इट्स मोर अबाउट करियर एडवाइस एंड इट्स हेल्पफुल फॉर जो कि यंग जनरेशन है उनको हेल्प करेगा कि वो कैसे अपना सेटअप करें और क्या. जैसे आपने बताया कि 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमारे पास समीर हैं, उनके पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं. तो पहले समीर आप पूछ लें, फिर हम इसको एंड करते हैं. आप अपने हेलो। माइक. हाँ जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि एआई और डेटा साइंस में मेजर डिफरेंस कौन सा है? मतलब समझ नहीं आता, तकरीबन सेम ही है बट मेजर डिफरेंस क्या है उसमें? हाँ एंड जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि एआई काफ़ी अच्छा है फॉर टू प्रोसेस डेटा, एनालाइज डेटा, ये सब. बट इन द बैकग्राउंड यू स्टिल नीड डेटा साइंटिस्ट जो उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकें. एंड आई फील लाइक अगेन विद एआई डेटा साइंटिस्ट का भी रोल थोड़ा सा चेंज होता है. दे हैव डिफरेंट एल्गोरिथम्स और दे डिज़ाइन डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो आप फिर फीड कर सकते हैं टू एआई एंड देन प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स. So even अगर आपका AI exist करता भी है and it helps with a lot of data analysis, I feel like data scientist का role is still pretty valid and still pretty relevant. And यही आपका question था ना, या कुछ और different direction में आपको जाना था? नहीं, यही क्वेश्चन था. सही, नाइस. तो इसमें मैं भी हाईलाइट कर दूंगा, डेटा साइंस जो है और एआई में डिफरेंस ये है कि डेटा साइंस से, जैसे कृष्णा ने बताया कि आप पैटर्न एनालाइज करते हो, आप देखते हो कि क्या काम कर रहा है, क्या नई चीज का आप एनालाइज करते हो कंपनी का होल डेटा. बट एआई में यू क्रिएट एन एल्गोरिथम्स बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट, व्हाट यू हैव अ पैटर्न, देन यू कैन मेक एप्लीकेशन आउट ऑफ इट कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. जैसे अगर हम आपको बताएंगे, जैसे गूगल का इमेज रिकग्निशन का जैसे है कि इमेज को वो रिकॉग्नाइज करता है, तो उसके पहले बहुत सारा डेटा साइंटिस्ट ने उस पर काम किया होगा कि कौन सी इमेज है, कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये कैट कैट है, ये डॉग डॉग है. तो वो जो इमेज होती है फिर उनके पास जाता है, इतना जो डेटा सेट जाता है, और वो इतना उन्होंने फिर उसको ट्रेन किया है उस मॉडल को, उस डेटा सेट पर, उस पैटर्न्स पर. देन वो आपको जाकर बताता है कि इस पिक्चर में कैट है या डॉग है या वट एवर जो भी है. तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा कि ये है. लेकिन स्टिल जो डेटा साइंस की फील्ड है उसमें बहुत काम हो रहा है और कंपनीज को बहुत ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट चाहिए ताकि वो एनालाइज कर सकें, क्योंकि अभी भी ये जो है ना इनिशियल स्टेजेस पर है ना. इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम हो गया है या इस पर नीड नहीं है. इस पर बहुत ज़्यादा अभी भी जो है वो काम हो रहा है इस पर. And to add on to that, वही अभी भी आप डेटा सेट्स देखें तो उसमें काफ़ी बायसेस होती हैं. एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ह्यूमन बायसेस होती हैं. तो जब आपका डेटा जो ह्यूमंस के रिलेटेड आप कलेक्ट करते हैं उसमें भी काफ़ी बायसेस होती हैं. एंड एआई का ये है कि वो इतने अच्छे से उन बायसेस को डिटेक्ट नहीं कर सकता. तो इन द बैकग्राउंड यू विल ऑलवेज नीड ह्यूमन बीइंग्स कि वो उस इवन दो आपका एआई अगर एनालाइज कर भी सकता है कि आप पैटर्न को ऑब्जर्व करें एंड देन देखें कि ओ लाइक this is not what AI picked up on, या ऐसे. तो उस हिसाब से AI को देखते हुए algorithms डिजाइन करना. But yes. तो होपफुली जो है वो हमारे जो भी देखने वाले सुनने वाले हैं उनको मजा आया होगा इसमें. और ये है कि ये हमारा जैसे पहला सेशन था कृष्णा के साथ, हम इनके साथ दूसरे भी सेशन करते रहेंगे. लेकिन थैंक्स कृष्णा फॉर गिविंग अस अ टाइम और योर वैल्यूएबल suggestions to all participants. एंड मुझे तो एटलीस्ट बहुत मजा आया डिस्कशन में. Thank you. मुझे भी बहुत मजा आया. It was a good productive discussion and thank you for all the questions. Yes. And thank you for all participants. चलिए जी, खुदा हाफिज फिर. Thank you.